याद रखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरी टाइप की क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्या है स्केलर क्वांटिटीज? याद रखो वो फिजिकल क्वांटिटी जो तीन चीजों की मदद से मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब हो जाए, नेम, मैग्नीट्यूड और यूनिट। यानी कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर, मास, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नाम बताया, मैग्नीट्यूड बताया, यूनिट बताया, बात मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी की एक और खास बात है, जब भी इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल अलजेब्रा। ठीक है। देखते हैं दूसरी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है वेक्टर क्वांटिटीज? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। यानी कि नाम, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहते हैं किसी को कभी डिस्प्लेस हो जाओ 5 स्टेप्स, तो बात इनकम्प्लीट है। हालांकि हमने नेम बताया डिस्प्लेस होना, मैग्नीट्यूड बताया, 5 स्टेप्स बताए, यूनिट्स, बट जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे बात रहेगी इनकम्प्लीट। तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। इसी तरीके से फोर्स, फोर्स में डायरेक्शन बताना लाजमी है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से मोमेंटम, टॉर्क, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें जरूरत होती है डायरेक्शन की। दूसरे नंबर पर बात यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब होती हैं जब हम उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करें। याद रखो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स से काम नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके लिए हमें जरूरत होती है वेक्टर अलजेब्रा की। ठीक है। तो कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि वो क्वांटिटीज जो कि डायरेक्शन से स्पेसिफाई हो और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़े, तो वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनकी एग्जांपल्स मैंने बताई, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ईटीसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं। तो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर्स को? याद रखो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है। जहां उसका हेड बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और उसकी जो लेंथ है यानी कि जो उसकी टेल है वो बताएगी हमारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो किसी भी ग्राफ के ऊपर अगर हम प्लॉट करें तो एरो हमें डायरेक्शन बता देगा और लेंथ हमें बता देगी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हम उसका एक सुटेबल स्केल कंसिडर करते हैं तो। ठीक है। तो सुटेबल स्केल कुछ भी हो सकता है, हम कुछ न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स के बराबर कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। और जब हम वेक्टर के नाम को शो करते हैं तो उसके लिए भी ये तरीकेकार है कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है और उसके ऊपर एक एरो लगा होता है, एरो हेड होता है, और वही जो एरो हेड है वो शो करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि अगर उसके मैग्नीट्यूड को शो करना है तो मैग्नीट्यूड को शो किया जाता है या तो आप उस एरो हेड को हटा दो, या फिर अगर एरो हेड लगा होगा तो मॉड्यूलस लग जाएगा, तो वो शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। और किस तरह से फाइंड किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? तो ये भी बात याद रखिए, कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करना है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड। उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप की वेक्टर्स के बारे में, इक्वल वेक्टर्स और ऑपोजिट वेक्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स को। कौन से वेक्टर्स हैं जो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं? तो याद रखो दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, उनको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो कोई से भी दो वेक्टर्स को आप सपोज कर सकते हो, लेट्स से एक वेक्टर ए है, उसकी भी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर बी की है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल कहा जाएगा। बताने की बात यह है कि हम दो वेक्टर्स को इक्वल तभी कह सकते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, इक्वल हो, वरना हम नहीं कह सकते। सिर्फ डायरेक्शन के सेम होने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड के सेम होने से काम नहीं चलेगा। नंबर 2 यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स की खास बात क्या है? तो याद रखो ऑपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर कौन से होते हैं? दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट उनकी डायरेक्शन हो ऑपोजिट, तो ऐसे दो वेक्टर्स कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है 1 के, उस वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर।
ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट इसका काम क्या है? यूनिट वेक्टर किसी और वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर को? सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लो। यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी भी वेक्टर से रिलेटेड या किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो एक आसान सा फॉर्मूला है, उस वेक्टर को डिवाइड करा दो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो हमें उससे रिलेटेड या उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरीके से स्पेस में 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि हमें दूसरे वेक्टर्स की जो डायरेक्शंस हैं उनको शो करने में आसानी देते हैं। कितने वेक्टर्स हैं? 3 वेक्टर्स हैं। एक है वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k। वेक्टर i जो कि पाया जाता है इन x एक्सिस विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरा वेक्टर है वेक्टर j जो कि होता है पैरेलल टू y एक्सिस। और तीसरा वेक्टर है वेक्टर k जो कि होता है पैरेलल टू z एक्सिस। दूसरे टाइप के वेक्टर पे आते हैं। दूसरे टाइप का वेक्टर मैंने बताया नल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो 0 के, उस वेक्टर को कहा जाता है नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर से मुराद एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड खुद बराबर होता है 0 के। ठीक है, और फिर क्या होगी उसकी डायरेक्शन? तो याद रखो उसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड है, कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। बट फिर हम यूज ही क्यों करें एक ऐसी चीज को जिसका ना मैग्नीट्यूड है, ना ही यूनिट है, ना ही मतलब डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो आंसर ये है कि देखो नॉर्मल अर्थमेटिक्स के अंदर अगर हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0, एंड 0 इज अ नंबर जो कि है स्केलर क्वांटिटी। तो अब अगर दो इक्वल वेक्टर्स को आपस में माइनस कर दें या दो ऑपोजिट वेक्टर्स को आपस में ऐड कर दें तो क्या आंसर आना चाहिए? 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर स्केलर क्वांटिटी नहीं आ सकती, सेम नेचर वाली क्वांटिटी आएगी। तो इसी वजह से हम यूज करते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर को किस तरह से यूज करेंगे? तो याद रखो अगर हम दो ऑपोजिट वेक्टर्स को आपस में ऐड करें तो उसका रिजल्ट आएगा नल वेक्टर। ठीक है, और नल वेक्टर की प्रॉपर्टी यह है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, अनडिफाइंड डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिए अगर हम नल वेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं तो उसका x कंपोनेंट भी 0 होगा, उसका y कंपोनेंट भी 0 होगा और उसका z कंपोनेंट भी 0 होगा। तो तीसरे वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तीसरा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। तो क्या है पोजीशन वेक्टर? तो नाम से जाहिर है, एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन को शो करे उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और इसकी खास बात क्या है? पोजीशन वेक्टर हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन और अ फिक्स पॉइंट। तो अगर कभी भी हमें पोजीशन वेक्टर को देखना है तो हम देखेंगे कि वो स्टार्ट हो रहा होगा ओरिजिन से या फिर किसी भी फिक्स पॉइंट से, तभी तो वो किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो एक पोजीशन वेक्टर को शो किया जाता है स्मॉल r से। ठीक है, और वो शो करेगा पोजीशन वेक्टर को। और अगर हम उसके मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड उसी के बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। बट हम आम तौर पे जब भी वेक्टर्स की पोजीशन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ r तो हम लिखते हैं x कंपोनेंट एंड यूनिट वेक्टर i, y कंपोनेंट एंड यूनिट वेक्टर j एंड z कंपोनेंट विद यूनिट वेक्टर k। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आखिरी वेक्टर के बारे में बात करते हैं और वो है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर नाम से जाहिर है आज़ाद वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो फ्री है। तो किस तरह से फ्री है? तो उसकी डेफिनेशन देख लो। फ्री वेक्टर से मुराद एक ऐसा वेक्टर जिसे हम स्पेस में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं डिस्प्लेस कर सकूं एक वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ तो एक ऐसा वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाता है। अब आप लोग कहोगे कि हर वेक्टर तो फ्री वेक्टर होता है। तो हाँ, मेजॉरिटी ऑफ वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स हैं जिन्हें हम स्पेस में कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ। बट एक ऐसा वेक्टर है जो फ्री वेक्टर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, और वो है पोजीशन वेक्टर। क्योंकि अभी मैंने बताया पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन। तो बस फ्री वेक्टर ये है कि आप उसको डिस्प्लेस कर सको, यानी कि उसको आप कहीं भी ड्रॉ कर सको, बस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। देख लेते हैं किस तरह से डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और उसी को मल्टीप्लाई कराते हैं
कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी दोनों वेक्टर्स हैं। लेट्स से अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनके दरमियान में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो बराबर आ सकता है ए बी कॉस थीटा के। बट वो मालूम किस तरह से किया जाता है उस पर भी नज़र डाल लो। लेट एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के हेड से बी पर। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द फर्स्ट वेक्टर। यानी कि ये बराबर होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा प्रोजेक्शन से, ठीक है, सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन जो बन रहा होगा पहले वेक्टर पे, उस तरीके से मालूम किया जाता है डॉट प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर इस केस के अंदर पहला वेक्टर है हमारे पास वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो हमने क्या किया, ए से हमने प्रोजेक्शन बनाया बी की तरफ, ठीक है, यानी कि पहले वेक्टर का प्रोजेक्शन बनाया दूसरे वेक्टर पर, वो बराबर आ गया ए बी के, और उसी को मल्टीप्लाई करा दिया दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी कि बी के मैग्नीट्यूड से। तो ये जो ए बी है, जो कंपोनेंट बना है वो एक्स कंपोनेंट है, तो वो ए एक्स के बराबर आ सकता है, और यही एक ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के। तो वो ए कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा दूसरे वेक्टर यानी कि बी के मैग्नीट्यूड से, तो आंसर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर सेम आएगा, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, देख लेते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो देखो, जब हमें ए डॉट बी मालूम करना है तो हमने क्या किया, हमने ए से एक प्रोजेक्शन बनाया बी तक, तो वो आ गया ए बी के बराबर, ए का प्रोजेक्शन जो कि बन रहा है बी के ऊपर, और अगर देखा जाए तो वो कौन सा कंपोनेंट बन रहा है, वो बन रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे ए डॉट बी मालूम करना है तो ए का साया जो प्रोजेक्शन जो बन रहा है बी के ऊपर, उसकी वैल्यू यानी कि ए एक्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे वेक्टर यानी कि बी के मैग्नीट्यूड से, तो वो जाएगा ए एक्स इंटू बी, और ए एक्स खुद किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए कॉस थीटा, तो आंसर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। और अब अगर मुझे मालूम करना है बी डॉट ए, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, मुझे बी से प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा ए की तरफ। तो जब बी से प्रोजेक्शन बनाएंगे ऑन टू द वेक्टर ए, तो वो प्रोजेक्शन कहलाएगा बी ए, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, और वो बराबर होगा बी के एक्स कंपोनेंट के, और बी का एक्स कंपोनेंट यानी कि बी एक्स जो कि बराबर होगा बी कॉस थीटा। तो फिर उसी डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, बी डॉट ए निकालना है, तो बी का प्रोजेक्शन जो ए पर बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के मैग्नीट्यूड से, तो बी एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा यानी कि बी कॉस थीटा ए से मल्टीप्लाई होगा। तो क्योंकि ये नंबर्स हैं तो इनको रीअरेंज किया जा सकता है, तो रीअरेंज करेंगे तो इनका भी फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो देख लो, जब हमने ए डॉट बी फाइंड किया था तो वो भी ए बी कॉस थीटा के बराबर आया था, और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया हमने बी डॉट ए को, तो उसका भी आंसर बराबर आ गया ए बी कॉस थीटा के। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए डॉट इन ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से देख लो कि हमने कंसिडर किया वेक्टर ए बी और सी डिफरेंट डायरेक्शंस में, और सबसे पहले हमने बी और सी को ऐड करके देखा। तो जब बी और सी को ऐड किया तो लेट सपोज वो बराबर आ गया आर के, जो कि डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो अगर मुझे ए डॉट आर मालूम करना है तो वो किस तरीके से हो सकता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो पहले वेक्टर पे बन रहा है, यानी कि आर ए प्रोजेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि सी ए और सी ए आर ए को ऐड करके आ सकता है। तो दूसरे स्टेप में देख लो कि जो प्रोजेक्शन है, आर का प्रोजेक्शन जो ए के ऊपर बन रहा है वो ओ से लेके एन तक का है, ठीक है। तो ओ से लेके एन तक का हमने प्रोजेक्शन बनाया, और ये जो ओ से लेके एन है इसको हम फाइंड कर सकते हैं ओ से लेकर एम प्लस एम से लेके एन, जो बराबर खुद किसके है, जो बराबर है ओ से लेके एम बराबर है बी ए के, यानी कि बी का साया जो ए पर बन रहा है, और इसी तरीके से एम एन बराबर है सी ए के, यानी कि सी का साया जो किस पर बन रहा है ए के ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ए बी ए यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए प्लस ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए, और ये खुद किसके बराबर होगा, ए बी ए को मल्टीप्लाई किया जाए अगर बी का प्रोजेक्शन जो ए पर बन रहा है
तो ए डॉट बी के बराबर आता है। और इसी तरीके से अगर ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया जाए प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए, तो वो ए डॉट सी के बराबर आ सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ए डॉट इन ब्रैकेट बी प्लस सी, वो बराबर आ सकता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसका मतलब कंफर्म है जो डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स वो कम्यूटेटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए पैरेलल है बी के, यानी कि एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो इसका मतलब ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो ये कैसे हुआ, cos 0 पुट करोगे, cos 0 बराबर होता है 1 के, वो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी के। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी देख लो। चौथी प्रॉपर्टी है अगर ए और बी दोनों बराबर हैं, ठीक है, और अगर ए और बी बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ए डॉट ए लेना है तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और cos 0 लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही वेक्टर है, उसी वेक्टर का उसी से एंगल 0 ही बनेगा, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि दो सिमिलर वेक्टर्स के दरमियान में अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो बराबर आता है उनके स्क्वायर के। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ए और बी के दरमियान में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इस सूरत में क्या होगा, cos 90 पुट करेंगे, cos 90 बराबर आएगा 0 के, तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 0 के। छठी और आखिरी प्रॉपर्टी जो कि है यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी, यानी कि आई जे के की प्रॉपर्टीज़। तो आप लोगों को याद होगा ये तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आई डॉट आई करूँगा तो आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में, तो उसका आंसर मैंने बताया था स्क्वायर के बराबर आता है, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और आई का अपना मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे करेंगे, सिमिलर वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, और सिमिलरली के डॉट के भी बराबर आ जाएगा 1 के। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कराएंगे दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को, यानी कि आई को जे से कराएं फॉर एग्जांपल, तो आई का जे से बनने वाला एंगल है 90 डिग्री, और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर आएगा 0 के। तो आप चाहे आई डॉट जे करो, जे डॉट के करो, के डॉट आई करो, ये सब बराबर आएगा 0 के, और अगर आगे पीछे कर दें यानी कि जे डॉट आई कर दें, वो सब भी बराबर आ जाएगा 0 के। याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान में ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना कि जब मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो आ जाए आंसर में एक नया वेक्टर। यस, दिस टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेक्टर्स और आंसर जो आ रहा है वो भी एक नया वेक्टर आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो वेक्टर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थर्ड एक्सिस के अंदर होगा। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है, पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ मैनर दैट देयर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। और क्योंकि इसको शो किया जाता है दो क्वांटिटीज के दरमियान में क्रॉस लगा के, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, जिसकी दो बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। एक तो है हमारी टॉर्क, जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है मोमेंट आर्म का और फोर्स का, और दूसरी इसकी एग्जांपल है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज या फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, जहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द चार्ज विद द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वो मल्टीप्लाई होता है वैल्यू ऑफ चार्ज से, तो हमारे पास आ जाती है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो बात यह है कि वेक्टर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई कराना है उसको उसके साइन से, और फिर मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं एक यूनिट वेक्टर n। तो a क्रॉस b बराबर आता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन उन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल, और फिर कोई यूनिट वेक्टर आता है। ये वो यूनिट वेक्टर होता है जो कि उस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करता है जिसको यहाँ पे हम कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, यानी कि जो भी ए और बी के दरमियान का एंगल बन रहा है जिस डायरेक्शन में बन रहा है, तो आपने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है, और जो थंब है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है वो आपको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ थंब। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, तो दोनों के दरमियान में एंगल अगर इस तरीके से मेजर किया जा रहा है, यानी कि हम मेजर कर रहे हैं उसको क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है तो आप देख सकते हो जो थंब मुझे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो बता रहा है इनसाइड, इस वीडियो के इनसाइड की तरफ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एंगल बन रहा होता अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो आप देखते जो थंब है वो मुझे शो कर रहा है कि जो
बनेगा एरो, वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आउटसाइड, इस तरीके से आउटसाइड बनेगा, ठीक है। और अगर आप पेपर पे काम कर रहे हो तो आप देख लो ए से बी तक का एंगल इस तरीके से बन रहा है तो आउटसाइड आ जाएगा, और अगर ए से बी तक का इस तरह से बन रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, इनसाइड। यानी कि कभी भी डायरेक्शन पता करनी है दो वेक्टर्स के दरमियान में तो वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो उसके बाद नजर डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी, कुछ उसी तरीके से ही क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो पहली प्रॉपर्टी वो कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन क्या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं करता, एक नजर डाल लेते हैं। तो जो कम्यूटेटिव लॉ है इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट वो ये है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। इट मींस कि अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे वेक्टर्स की इन क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका काफी असर पड़ेगा, और असर क्या पड़ेगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो यानी कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। और देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो वो आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन और थीटा, वो जो उन दोनों के दरमियान बन रहा है एंगल, और फिर जिस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है प्रोडक्ट उसका यूनिट वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर एन। और मैंने बताया कि जो एन है वो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आउटसाइड आ रहा है। सिमिलरली अब जब मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा तो एंगल मुझे मेजर करना पड़ेगा बी से ए तक का, और अगर मैं बी से ए तक का एंगल मेजर कर रहा हूं तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी तो आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो आएगा, बट इस मर्तबा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, अगर ए से बी का मेजर कर रहे हो फॉर एग्जांपल वो आउटसाइड आ रहा है, तो जब बी से ए का मेजर किया जाएगा एंगल तो वो जो थंब है वो शो करेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है डाउनवर्ड्स। सिमिलरली बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साइन माइनस थीटा या यूनिट वेक्टर एन, और इसी तरीके से माइनस यूनिट वेक्टर के साथ आ जाएगा, और जब यूनिट वेक्टर के साथ माइनस आएगा तो अलग से भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस ए बराबर है माइनस का ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। और अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, या बी क्रॉस ए बराबर है माइनस ए क्रॉस बी के। तो इन इक्वेशन से ही बात समझ में आई कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान में वो कम्यूटेटिव नहीं हो। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका प्रूव नहीं करना हमें, बस हमें समझना है कि प्रॉपर्टी है क्या। देख लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर फाइंड किया जाए और फिर ए क्रॉस फाइंड किया जाए अगर बी प्लस सी के साथ, तो उसका आंसर आ सकता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि जिस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा। या अगर मैं लिखूं ए प्लस बी और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर सी के साथ, तो आ सकता है ए क्रॉस सी और फिर प्लस में आ जाएगा बी क्रॉस सी। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं, ठीक है, वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, तो फिर क्या आंसर आएगा, तो ए क्रॉस ए बराबर आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और जाहिर सी बात है ए का ए से कोई एंगल भी नहीं बनेगा तो साइन 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट में अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर सिमिलर वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं और उनमें से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ए बी और यूनिट वेक्टर एन, और अगर सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वजह यही है कि साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो वो जो 1 है खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। और छठी प्रॉपर्टी जो कि है यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी, यानी कि आई जे के, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या आंसर आएगा, तो आ जाएगा आई क्रॉस आई सिमिलर वेक्टर्स, जे क्रॉस जे सिमिलर वेक्टर, के क्रॉस के सिमिलर वेक्टर्स, तो ये सब बराबर आ जाएंगे 0 के। इसी तरीके से अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आई क्रॉस जे निकालूं तो क्या आंसर आएगा, तो याद रखो मैंने बताया अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आता है थर्ड एक्सिस में, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो जो यूनिट वेक्टर आई था वो एक्स एक्सिस में था, यूनिट वेक्टर जे था वो वाई एक्सिस में था, और यूनिट वेक्टर के जो है वो जेड एक्सिस में था, कुछ इस कंडीशन में थे। तो अगर इस किस्म की कंडीशन है तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा आई को जे से तो आंसर आएगा थर्ड एक्सिस में, और थर्ड एक्सिस में आंसर आ रहा है, तो थर्ड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के। इस वजह से आई क्रॉस जे बराबर आएगा यूनिट वेक्टर के। और अगर इसी तरीके से देखा जाए तो जे क्रॉस के बराबर आएगा आई के,
और k क्रॉस i फाइंड किया जाए तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर j। और अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 को इस्तेमाल करें, यानी कम्यूटेटिव नहीं है, वेक्टर्स की पोजीशन को बदलें, तो j क्रॉस i अगर फाइंड किया जाएगा तो बराबर आ जाएगा माइनस k के। इसी तरीके से k क्रॉस j बराबर आ जाएगा माइनस i के, और i क्रॉस k बराबर आ जाएगा माइनस के j के। तो फिर हम याद कैसे रखें कि कब किस वेक्टर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस साइन आना चाहिए, कब किसको ना कराएं तो नहीं आना चाहिए। तो याद रखनी है हमें अरेंजमेंट ऑफ i j k। ठीक है, तो इस डायग्राम के मुताबिक सॉल्व करो। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं i को j से, यानी कि हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव k। इसी तरीके से j को k से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव i, और k को i से मल्टीप्लाई कराएं तो क्योंकि हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरो ने हमें बताया कि आंसर आ जाएगा j। बट अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि हम एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक j क्रॉस i, अब एरो के अपोजिट गए तो इसका मतलब आंसर आएगा माइनस का k। इसी तरीके से k क्रॉस j पता कर रहे हैं, एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस का i।